Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और बेटा आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पार्ट 4 इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट 4 में केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस करेंगे एंड एसिड एंड बेसिस को हम डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड एंड बेसिस को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपके पेपर का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है ना, अक्सर कैंडिडेट्स आके कहती हैं सर ऑर्गेनिक होता है, बट ऑर्गेनिक नहीं होता है, इनऑर्गेनिक होता है। असल में वो सारे के सारे रिएक्शंस जो होते हैं ना, उनको ऑर्गेनिक के खाते में डाल देती हैं, जबकि ऑर्गेनिक पोर्शन नहीं होता मैक्सिममली, बल्कि रिएक्शंस जो ज्यादातर आते हैं वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से आते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी परेशानी है कि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चलता वो इनऑर्गेनिक में से है या ऑर्गेनिक में से है। ऑर्गेनिक में से अगर ज्यादा एमसीक्यूज देखे जाएंगे, फिनोल के रिएक्शंस आएंगे, क्रिगनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन आएंगे, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, बस ये 5-6 चीजें हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में आप किसी भी चैप्टर में चले जाओ, रिएक्शंस की भरमार होती है और ज्यादातर रिएक्शंस ही पेपर में, रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स पेपर में पूछे जाते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। ओके, our पहला क्वेश्चन, our फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की तादाद बराबर हो जाती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी प्रोडक्ट्स बनने का जो अमल है, रिएक्शन है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का जो रिएक्शन है, ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। जब इस तरह का अमल हो जाए कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस कंडीशन को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट होता है जी, इससे मैंने जाहिर किया है। जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी वो रिवर्सिबल रिएक्शन से आएगी। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती। ओके, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और उनका जो रेट होता है, कंसंट्रेशन है, वो कांस्टेंट रहती है। ये याद रखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक बिकॉज, केमिकल इक्विलिब्रियम को डायनामिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यू रहते हैं, यानी ये सर्कल चलता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स, इस तरह से ये रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है ये चलता रहता है, इसलिए ये डायनामिक होता है। अगर तो ये रुक जाए फिर हम कहते हैं स्टैटिक। लेकिन ये जो रिएक्शंस होते हैं ये स्टैटिक नहीं होते बल्कि डायनामिक होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते रहते हैं, यानी रिवर्स रिएक्शन होता रहता है। अगर रिवर्स नहीं हो रहा तो फॉरवर्ड होता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय गुल्डबर्ग एंड वेज। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से जाहिर किया जाता है। फॉर द रिएक्शंस N2 + 3H2 द एक्सप्रेशन फॉर Kc इज, Kc की वैल्यू, अब देखें ये रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 2NH3, तो होता ये है कि जो भी ये वैल्यू दी जाती है कि मालिक्यूल कितने मोल है, ठीक है, वो हमने उसकी पावर बना देनी होती है। मतलब NH3 है ना, प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं और इसकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि 2 मोल NH3 बनी है, और इसको डिवाइड करेंगे, कितने मोल नाइट्रोजन है, N2 1 मोल है तो इसको N2 कर देंगे, हाइड्रोजन 3 मोल है तो H2 को हम पावर 3 कर देंगे। ये Kc की वैल्यू इस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। इफ Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स मोस्टली प्रोडक्ट। अगर Kc वैल्यू लार्ज है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट हम ऊपर रखते हैं, रिएक्टेंट नीचे, अगर Kc वैल्यू लार्ज है इट मींस प्रोडक्ट से ज्यादा है।
अगर केसी वैल्यू स्मॉल है मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर अगर केसी वैल्यू स्मॉल होगी, फर्ज करो केसी वैल्यू कहते हैं स्मॉल है, तो आप कहते हो अच्छा रिएक्टेंट ज्यादा है इसलिए केसी वैल्यू स्मॉल है। और अगर रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो रिएक्शन कौन सा होगा, फॉरवर्ड होगा या रिवर्स, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर केसी वैल्यू ज्यादा है, बहुत बड़ी है, इट मींस प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, तो रिएक्शन कौन सा होगा, रिवर्स होगा। ये याद रखिएगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ली चैटलियर प्रिंसिपल्स प्रिडिक्ट्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम। इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस साइड पे होगा, प्रोडक्ट्स की साइड पे। और अगर प्रोडक्ट्स को रिमूव कर लिया जाए तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो किस तरफ से शिफ्ट होगी, फिर से प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट्स को अगर रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट कम हो गए, रिएक्टेंट्स बढ़ गए, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट्स ज्यादा है और प्रोडक्ट्स रिमूव नहीं किया जा रहा है, फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा रिएक्टेंट्स की तरफ, ये याद रखें। इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स द साइड विद फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल्स। इसको पढ़ लीजिएगा। इफ बोथ साइड्स हैव इक्वल गैस मॉलिक्यूल्स, अगर दोनों साइड्स पे इक्वल गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर प्रेशर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब इस एक्सप्लेनेशन को आप गौर से पढ़िएगा, प्रेशर का पूरा इफेक्ट इधर बताया गया है। एक कैटालिस्ट इफेक्ट्स इक्विलिब्रियम बाय, कैटालिस्ट जो है वो इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम का, वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को बेटा इक्वली इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करना। उसे ये नहीं पता कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है। अगर रिएक्शन रिवर्स हो रहा है वो रिवर्स रिएक्शन को तेज कर देगा, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज कर देगा। सो कैटलिस्ट का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे यही होता है कि वो दोनों रिएक्शंस को तेज कर देता है। और इसका केसी, ओके, तो बेटा हम यही पढ़ रहे थे कि इसका केसी वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आइंस। एसिड्स H प्लस आइंस देती हैं, बेसिस हाइड्रोक्सिल आइंस देती हैं, ये याद रखिए। मतलब HCl है ना, तो इसमें देखो H प्लस आइंस पैदा हो रहे हैं। अगर NaOH एक बेस है तो इसमें हाइड्रोक्सिल आइंस पैदा होंगे। तो बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा देती हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो H प्लस आयंस ज्यादा देते हैं। ये आर्हेनियस की थ्योरी कहती है। ओके, ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है कि एसिड वो हैं जो प्रोटॉन डोनर करते हैं और बेसिस वो हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है जी। अब देखो अमोनिया एक्ट एज अ बेस, क्योंकि अमोनिया NH3 जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है और NH4 प्लस बना देती है आयन। तो अमोनिया जो है वो एज ए बेस एक्ट करती है। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज वन दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर। वो एसिड जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब H प्लस आयंस जो ज्यादा दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो H प्लस आयंस कम देगा वो वीक एसिड होगा। वीक एसिड वो है जो पार्शियली आयोनाइज होता है वाटर में, ये H प्लस आयंस जो कम देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये पेपर में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग देम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जबकि अमोनिया, वाटर, एसिटिक एसिड, अमोनिया भी बेसिकली एक बेस है बट नॉट मच एज NaOH, और एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है। अच्छा जी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। अच्छा, पीएच है 7, ये हो गई न्यूट्रल बेटा। ठीक है,
जैसे प्योर वाटर की है वो 7 है। अगर इससे कम आते जाएंगे 6, 5, 4, 3, जितनी कम आती जाएगी उतना अच्छा एसिड होगा, और जितनी पीएच ज्यादा होती जाएगी उतनी अच्छी बेस होगी। ये याद रखना है। पीएच लेस देन 7 एसिडिक होगी, ग्रेटर देन 7 होगी तो वो बेसिक होगी। ये याद रखिएगा। बाकी एग्जांपल्स आपने लाजमी इसकी याद रखनी है। पीएच स्केल रेंज होती है 0 से 14। अगर पीएच 0 है इट मींस क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और अगर पीएच 14 है तो इसका क्या मतलब होता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाता है आपके पेपर में कि पीएच है 5 तो पीओएच कितनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। पीएच और पीयूएच का जो मजमुआ है ना, इन दोनों को अगर हम जमा करें तो ये बनता है 14। सो अगर पीएच 5 है तो पीयूएच क्या होगी, 5 × 9 = 14, पीयूएच 9 होगी। ये आपने लाजमी एक्सप्रेशन को याद रखना है, पेपर में आपसे ये न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन। एसिड और बेसिस के दरमियान जो रिएक्शन होता है इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन में साल्ट बनता है और पानी बनता है। ठीक है। जैसे HCl का फर्ज करो हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो H और OH मिला के पानी बन जाएगा H2O, Cl और Na मिलके साल्ट बना देंगे NaCl। सो इसमें साल्ट पैदा होता है और पानी पैदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेसिस न्यूट्रलाइजेशन, यूजुअली साल्ट और वाटर ही इसके क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस जो है ना वो रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और ब्लू ही रहता है बेसिस में। बेसिस में लिटमस हमेशा ब्लू ही रहता है, और एसिड्स में लिटमस जो मर्जी भी हो रेड ही रहता है। ये एक ट्रिक है, इसको याद रख लेना। एसिड्स में लिटमस हमेशा रेड, एसिड में रेड लिटमस रेड रहेगा, ब्लू लिटमस भी रेड हो जाएगा। बेसिस में ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, रेड लिटमस भी ब्लू हो जाएगा। सो ये याद रखना चीज। ठीक है। अच्छा, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। एसिडिक सॉल्यूशन हो और इसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड किया जाए तो कौन सा कलर बनेगा, ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह हमने 30 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको याद हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, एफएनएस का हमारा स्पेशल कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो बेटा तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, आपको क्लासेस की डिटेल मिल जाएंगी और क्लासेस को ज्वाइन कर लो अगर आप वाकई तैयारी करना चाहते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम।